कंसेप्ट काफ़ी चेंज हो रहा है। कंपटीशन कोविड के बाद काफ़ी बढ़ा है। माइंड पे वो प्रेशर होता है कि मैंने कॉपी पढ़नी है, अब इतनी कॉपी है। पहले का वो टाइम था कि प्रीलिम्स थोड़े इजीली निकल जाते थे। जब मेंस में हम 3 से 4 महीने का हमें टाइम मिलता है, बट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको आज रात को भी पढ़ना है, कल सुबह उठ के भी पढ़ना है, तो उस टाइम अगर आप कॉपियाँ पढ़ते हो तो वो बड़ा टायरसम प्रोसेस हो जाता है। Hello everyone, my name is Pradeep Singh Saharan. Recently I have secured rank 21 in Haryana Judicial Service Exam. पहले मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। आई हैव डन माई LLB फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और वो कंप्लीट हुई थी 2020 में। एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माई LLM ऑल्सो फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड दैट कंप्लीटेड इन 2021। मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मेरी LLB कंप्लीट होने के बाद ही 2020 में। आई टू कोचिंग फॉर 1 स्ट्रेट ईयर एंड आफ्टर दैट इट वाज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। जैसे कि बेसिक आइडिया आपको भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होएगा, मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा और जो एडिशन चीज़ें मैंने सीखी इसमें और जो 3 से 4 साल के प्रोसेस में मेरी जो मिस्टेक्स रही उनको मैंने कैसे रेक्टिफाई किया और कैसे मेरा स्कोर ठीक इम्प्रूव हुआ इस जर्नी में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। स्टार्टिंग विद द बेसिक कोचिंग कंसेप्ट, वो आपको एक बेसिक आइडिया होएगा ही कि 1 से 1.5 साल की कोचिंग होती है, उसमें वो मोस्टली आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए जाते हैं। मैं इस प्रेपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगा, दैट इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो मेरी एडिशनल चीज़ें थी जो मैंने 2 से 3 साल के टाइम में मैंने खुद सीखी, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स आई वाज टोल्ड अबाउट कि आप सिर्फ इंडेक्स रीडिंग करें, कि उस पर ही ज़्यादा ध्यान दें, उसी से मोस्टली पेपर आता है। बट मैंने जो रियलाइज़ किया पिछले 3 से 4 साल में कि पेपर का कंसेप्ट काफ़ी चेंज हो रहा है। कंपटीशन कोविड के बाद काफ़ी बढ़ा है, जिससे पेपर का लेवल भी काफ़ी चेंज हुआ है, कट ऑफ्स भी बड़े हाई जा रहे हैं। तो इंडेक्स रीडिंग के साथ साथ कंसेप्चुअल नॉलेज भी बड़ी ज़रूरी हो गई है आज के टाइम पे, इवन प्रीलिम्स के लिए। पहले सिर्फ बेरेक्ट से काम चल जाता था, अब आपको कंसेप्ट्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि एक तो बेरेक्ट्स वेरी थोरोली आपके रिवाइज होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब बेरेक्ट्स को रिवाइज करने का एक तरीका, अच्छा तरीका जो मैंने सीखा 2-3 साल में, वो क्या है कि आप माइंड मैप्स बना सकते हो। आप माइंड रिवीजन्स बड़ी हेल्पफुल होती हैं। आपने एक बारी पढ़ा, आपने फॉर एग्जांपल 100 सेक्शन आपने पढ़े आज दिन, फॉर एग्जांपल CRPC के आपने 100 सेक्शन पढ़े। देर आफ्टर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप खाना खाने गए, आप वॉक करने गए गार्डन में, तो यू कैन रिवाइज देम। और इसका एक और तरीका होता है माइंड रिवीजन्स का, दैट इज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो। आप किसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड्स थे राघव शर्मा, वो अभी हिमाचल में सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो मैं उनके साथ रिवीजन्स करते थे हम। वो इवन सर्विंग भी थे, उसके बाद भी हम रात को बैठते थे कि मैं उसको कहता था कि मैं आपको सुनाऊंगा 100 सेक्शन, वो फिर मेरी आगे से मेरे को 100 सेक्शन सुनाता था। तो वो आपकी बड़ी हेल्प होती है, वो आपके बड़े टिप्स पे हो जाते हैं। माइंड रिवीजन्स की बड़ी हेल्प बड़ी सही रहती है। और प्रीलिम्स के लिए जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो कि जब आप नोट्स बना रहे हो, आप इवन आपकी कोचिंग में आप नोट्स बना रहे हो, उसकी जब आप फर्स्ट रीडिंग लोगे, फर्स्ट रिवीजन लोगे, उसमें आप क्या कर सकते हो कि कुछ A4 साइज के पेजेस पे उनको शॉर्ट डाउन कर सकते हो, उनको छोटा बना सकते हो। आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, उनको आप उन A4 साइज के पेजेस पे लिख सकते हो कि वो फिर क्या होता है कि आप जब प्रीलिम्स की डेट आती है, टाइम कम होता है, तो आप रादर कि आप पूरी बुक्स को, पूरी कॉपीज़ को पढ़ो, आप उन A4 साइज़ के पेजेस को पढ़ सकते हो। और जो एक चीज़ में थोड़ी अलग करता था वो थी कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मैंने उनका क्रक्स निकाल के अपने नोट्स का, जो कोचिंग के नोट्स है उनका क्रक्स निकाल के वो बेरेक्ट पे ही चिपका लिए थे। तो जो केसेस थे वो बेरेक्ट्स के पीछे जो जगह होती है वहाँ पे मैंने चिपका लिए थे। तो द मोमेंट आई यूज टू रिवाइज माई बेरेक्ट्स, वो कंसेप्ट भी साथ के साथ रिवीजन हो जाते थे। तो आपका जो माइंड पे वो प्रेशर होता है कि मैंने कॉपी पढ़नी है, अब इतनी कॉपी है, CRPC की 4 कॉपी हैं, अब प्रीलिम्स के टाइम पे कैसे पढूं, तो वो आपकी बड़ी छोटे में कवर हो जाती हैं और बड़ा इजी हो जाता है। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे कि प्रीलिम्स पे बड़ा ध्यान दो। कि पहले का वो टाइम था कि प्रीलिम्स थोड़े इजीली निकल जाते थे,
या फिर किसी ने एक स्टेट में दिया है तो उसके आगे के स्टेट में आराम से प्रीलिम्स निकल जाते थे। अब लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी बढ़ गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स को बड़ा सीरियसली लो, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। फिर आती है मेंस की बात। मेंस में आपको पता है कि 3 लॉ के पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं हरियाणा में। ये वेरी भी कर सकता है। दिल्ली में मैंने दिल्ली का भी मेंस दिया है, मैंने पंजाब का भी मेंस दिया है, और हरियाणा का मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। दिल्ली का रिजल्ट मेरा अभी पेंडिंग है। जो दिल्ली का मेंस है उसके पेपर थोड़े अलग होते हैं, वहाँ पे लीगल जीके की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, ट्रांसलेशंस वगैरह की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। बट स्टिकिंग टू द हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, यहाँ 3 पेपर लॉ के होते हैं और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो जो लॉ के पेपर हैं उसको मेरा एक तरीके से लेके मैं जिस हिसाब से चलता था वो था कि जो मेजर सब्जेक्ट्स थे मैंने उनको डिवाइड कर दिया था क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में। जैसे मैंने जब अपने पहले मेंस दिए थे तो मैं क्या करता था कि आई यूज़ टू रिवाइज माई होल नोटबुक्स, तो उसमें बड़ा टाइम चला जाता था और जो मेन मेरे पॉइंट्स होते थे वो रह भी जाते थे कि 4 नोटबुक्स आप, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल द कंसेप्ट आप जब पूरी 4 नोटबुक्स को पढ़ते हो। तो मैंने क्या कर दिया था कि पूरे सब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस को मैंने क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया था। मैंने पूरे सब्जेक्ट को ही 30 से 35 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया था और उसके नोट्स फिर मैंने उस तरीके से अपने बना लिए थे, या फिर मैंने वो अपनी नोटबुक से ही ले लिए थे। मेरे को कुछ एडिशन चाहिए होते था तो मैं कुछ बुक से फोटोस्टैट करवा लेता था, लाइव लॉ की हेल्प ले लेता था। तो वो मैंने स्ट्रेट इन क्वेश्चंस में उसको पूरा फॉर्म कर दिया था, पूरे 30-35 क्वेश्चंस में। उसमें आपकी क्या हेल्प होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन लेते हो, फॉर अकम्प्लिस का अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप स्टार्टिंग में उसका इंट्रो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसको आप CRPC के साथ अप्रूवर के साथ लिंक करके उसका इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। उसके स्टार्टिंग के 3-4 लाइनें आप डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट 3-4 केसेस डाल सकते हो, कोई रीसेंट केसेस आया वो डाल सकते हो। उसका कंक्लूजन तैयार कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है कि क्वेश्चन आपका फिर अकम्प्लिस के ऊपर कुछ भी आए, जैसे अभी इस बारी हरियाणा में सारे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उनमें भी जो आपका बनाया हुआ इंट्रोडक्शन है वो बहुत हेल्पफुल होता है, और जो केस लॉज आपने लिखे हैं वो भी बड़े हेल्पफुल होते हैं। और इस तरीके से जब आप एक सब्जेक्ट को क्वेश्चंस में डिवाइड कर देते हो तो उससे क्या होता है कि आप याद जल्दी कर पाते हो, और अगर आपको अच्छे से याद है तो आप फिर वहाँ लिखते हो तो आपका पेपर टाइम पे बड़ा कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर में ही बैठ के इंट्रोडक्शन बनाने लग गए, कंक्लूजन बनाने लग गए, केस लॉज सोचने लगे, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और पेपर बड़े लेंदी होते हैं मेंस के। तो कुछ चांसेस है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप एक पूरे सब्जेक्ट को क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर दो और उस हिसाब से आप लेके चलो। अब ये मेजर सब्जेक्ट्स की बात थी। जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उसमें से लिमिटेशन, SRA, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको बड़े थोरोली पढ़ो। जो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए, पार्टनरशिप, सोगा और जो सब्जेक्ट्स माइनर रह गए, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही निकलते हैं। उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आना होता है कि आप अगर उसको थोरोली प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी जो मेहनत है एक पूरी कॉपी को पढ़ने के लिए, किसी बुक को पढ़ने के लिए, वो कट जाती है। उसको 3, 4, 5 क्वेश्चन में आपने बना लिया, 4-5 केस लॉज उसके लिख लिए, तो उससे आपका काम चल जाता है और आप ज़्यादा अपना फोकस कर पाते हो मेन सब्जेक्ट्स पे। कि जैसे भी सिविल लॉ 1 है उसमें सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जो पार्टनरशिप है, सोगा, इनका एक क्वेश्चन ही आता है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना डेडिकेट करके सिविल CPC जैसे सब्जेक्ट्स पे टाइम लगा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट जैसे टाइम पे सब्जेक्ट पे टाइम लगा सकते हो, जिससे आपकी बड़ी हेल्प होएगी। और मेंस में जो एडिशन चीज़ मैंने सीखी अपने 3 से 4 साल के प्रोसेस में, वो है लाइव लॉ को यूज़ करना। अब लाइव लॉ को यूज़ करने के लिए बड़े तरीके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक तो लाइव लॉ की सब्सक्रिप्शन आप ले लो। अब उसको यूज़ करने के बड़े तरीके हैं कि आप लेटेस्ट पढ़ते रहो या फिर आप डेली पढ़ते रहो। कुछ बच्चे होते हैं कि वो डेली पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। मेरा तरीका कुछ और था लाइव लॉ को पढ़ने का। मैं पढ़ता था जिस टॉपिक के ऊपर मेरे को नोट्स चाहिए होते थे। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर CRPC में सेक्शन 319 पे कुछ चाहिए होता था तो आई यूज टू राइट ऑन गूगल की सेक्शन 319 CRPC लाइव लॉ रीसेंट जजमेंट्स। तो उस पर जो पोर्टल ओपन होता है, आप अगर कोई भी रीसेंट जजमेंट पढ़ते हो तो उसमें अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लैंडमार्क जजमेंट्स जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होती है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 319 CRPC, वो आपको हर रीसेंट जजमेंट में भी कोट हुई मिलेगी।
तो आप उस रीसेंट जजमेंट को जब पढ़ोगे तो उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको ओपन करके जब आप वो पूरा कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो आपका फिर वो टॉपिक कहीं से भी पूरा कवर हो जाएगा और आप कहीं पे भी उसमें मार नहीं खाओगे। तो मैं क्या करता था कि जो मेरे नोट्स के कोचिंग से जो नोट्स हैं उसके मैंने 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, बुक से मैंने 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, 2 3 4 टॉपिक जो मेरे को नहीं समझ में आ रहे कि उसका मटेरियल मेरे को कहाँ मिलेगा, तो वहाँ मैं लाइव लॉ बड़ा यूज़ करता था। लाइव लॉ को मेरे को देखने का तरीका ये नहीं है कि आप रीसेंट जजमेंट ही कोट करके आओ तो उससे ही हेल्प होएगी कि आप कोई 2023-24 की जजमेंट कोट कर रहे हो उसी से हेल्प होएगी, ऐसा मेरे को नहीं लगता। ऐसा है रादर आप जो लैंडमार्क जजमेंट उसमें है या ऑनरेबल जजेस की जो रीजनिंग दी गई है वो बड़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि मैं जब दिल्ली मेंस दे के आया था तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो जजेस की रीजनिंग से अच्छी तरह से आप सोल्व कर सकते थे। तो ये एक बड़ा मेरा तरीका था लाइव लॉ को यूज़ करने का। और जो मेंस में मेरी कुछ एडिशन चीज़ें थी जो कि बुक से या नोट से अलग थी, वो ये थी कि जब प्रीवियस ईयर्स आप देखते हो तो आप देखते हो कि कुछ क्वेश्चन है वो कवर्ड नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, ठीक है, आप अपने नोट्स में भी उसको अच्छे तरीके से नहीं कवर करवा पाए, अच्छे से कवर नहीं हुए हैं, तो आपको उस पर फिर गूगल करना चाहिए और उसको 3 से 4 पेजेस के आपको नोट्स बना लेने चाहिए जिसमें 3-4 केस लॉ कवर हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कवर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स नहीं आपसे कहीं से कवर हो रहे तो रादर उसको छोड़ के जाना, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। इंटरनेट पे आजकल बड़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट यू हैव टू स्टिक टू सम वेरी लिमिटेड सोर्सेज कि आप बड़ा लिमिट कर दो उसको और अपने A4 साइज़ के शीट्स में 3 से 4 पेजेस में उसको बना लो और वो बड़ी हेल्पफुल होती है। अब मैं इसको लिमिट करने की इस करके कह रहा हूँ कि जब मेंस में हम 3 से 4 महीने का हमें टाइम मिलता है, बट ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब जैसे कल भी अगर आपका पेपर है सिविल लॉ 1 तो आपको आज रात को भी पढ़ना है, कल सुबह उठ के भी पढ़ना है, तो उस टाइम अगर आप कॉपियाँ पढ़ते हो तो वो बड़ा टायरसम प्रोसेस हो जाता है और आपको बड़ी टेंशन होने लगती है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा, इतनी कॉपियाँ मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उसका एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर ये हो जाता है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपकी कॉपियाँ या लाइव लो है, उसको बड़ा कम से कम करते रहो। द मोमेंट यू आर रिवाइजिंग इट अगेन, आपकी फर्स्ट रिवीजन है, सेकंड रिवीजन है, थर्ड रिवीजन है, जितनी भी आप रिवीजन करते जाओ तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपने पूरी कॉपी को और छोटा कर दिया है। पहले कोई टॉपिक 10 पेजेस का था, आपने 3 पेजेस में कर दिया, एट द एंड आपको 1 पेज में वो जो आपके नोट्स 1 पेजर्स हो जाएंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो आपको याद हो जाएगा, बाकी जो आपके पॉइंट्स हैं, केस लॉज हैं, वो उस पेज में लिखे होंगे। तो जब एंड के दिन होते हैं 2 दिन 3 दिन, जैसे सिविल लॉ 1, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ होता है, उसमें बड़ा 2-2 3-3 घंटे शाम को टाइम मिलता है, तो वो आपके पेजेस बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। और नाउ कमिंग ऑन द लैंग्वेज पार्ट, तो लैंग्वेज बड़ी स्कोरिंग है और बड़े अच्छे से कवर हो जाती है, बट उसको लेके चलने का बड़ा तरीका है कि आप बड़े स्टिक उन टॉपिक्स पे रहो जो पेपर में आ रहे हैं। कि पेपर में ईडीएम फ्रेजेस आ रहे हैं तो आप अपना एक सोर्स इकट्ठा करो कि ठीक है ये 500 मेरे ईडीएम्स हैं, मैंने यही रिवाइज करने हैं, रादर देन गोइंग ऑन मल्टीपल बुक्स, किसी में 1000 दे रखे हैं, किसी में 500, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो फिर एंड में याद नहीं रहते। तो आप अपने 300-400 ईडीएम्स हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, वोकैबुलरी है, उसको लिमिट करके रादर उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। और एसे पार्ट पे भी बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एसे पार्ट पे आप कैसे कर सकते हो कि रादर देन गोइंग ऑन मल्टीपल टॉपिक्स कि आपने 50 टॉपिक याद कर लिए किसी बुक से, आप 10 मेजर हेड्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन का एक मेजर हेड बना लिया, हेल्थ का एक मेजर हेड बना लिया, टूरिज्म का एक मेजर हेड बना लिया, तो इस पे आप फिर पूरा कवर कर सकते हैं। उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लीगल पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट्स, जो भी रिसेंट्स आए हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं, वो 5 से 6 पेजेस में आ जाता है, तो फिर वो आपको पूरा कवर हो जाता है। उसमें आपके कोटेशंस आ जाते हैं, तो आपको जब वो पूरा कवर हो जाएगा तो पेपर में कुछ भी आए, जैसे हमारे मेंस में इस बारी इंग्लिश में ऐसे आया हुआ था कि इंडिया वाइब्रेंट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो जो मैंने मेजर हेड में कवर किया था इस टॉपिक पे, वो दैट वाज अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मैंने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ था, 6 से 7 पेजेस में, उसमें कोटेशन सब कुछ था, तो वो ऐसे बड़ा अच्छे से वहाँ लिखा जाता है। तो ये होगी मेंस की बात। नाउ कमिंग ऑन इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू का आप एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए आप लोगों को
कि ये जर्नी है जो आपकी 2 से 3 साल की, ये हर दिन आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती है। अगर आपका राइट माइंडसेट है और आप अच्छी नीयत से इस चीज़ को परस्यू कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ऑन एवरी डे बेसिस। आपको एंड के 10-15 दिन में जाके इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेके चल रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी एक बड़ा पार्ट प्ले करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो जो 2 से 3 साल की आपकी तैयारी है उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा सीरियसली और बड़ा सिंसियरली उस चीज़ को करें और उस चीज़ पे आप बड़ा ध्यान दें कि अब फॉर एग्जांपल आप आपके किसी फ्रेंड के साथ भी अगर लॉ डिस्कस कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेरेक्ट की लैंग्वेज को यूज़ करो, कि आप लीगल पॉइंट्स पे रादर देन लेमन लैंग्वेज में हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉ की लैंग्वेज को यूज़ करो। उससे क्या होता है कि फिर एट द एंड जब आपका इंटरव्यू के लिए कुछ टाइम मिलता है, जैसे इस टाइम हमें हरियाणा में सिर्फ 2 हफ्ते मिले थे, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब बेरेक्ट से दोबारा याद करना पड़ेगा। आपकी जो भी डिस्कशंस रही होती है आपके फ्रेंड्स के साथ, वो बड़ी सिंप्लीफाइड लॉ के लैंग्वेज में ही होती है, तो वो बड़ी हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए। और इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इंटरव्यू के लिए भी नहीं, ये पूरे प्रोसेस के लिए है कि आज के टाइम पे जो आज की सेंचुरी चली हुई है, आज का जो डेकेड चला हुआ है, इसको इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की डेकेड कहा जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है। अब हम जुडिशरी को भी लेके देखें तो मल्टीपल पोर्टल्स हैं, मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बड़े कॉस्टली भी हैं या बड़े चीपली भी अवेलेबल हैं, कुछ फ्रीली भी अवेलेबल हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बड़ा स्टिक कर दो कि 2-3 सोर्सेज से मैंने पढ़ना है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं करना। यू हैव टू सर्कमस्क्राइब योर लिमिट्स, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और प्लस कि जहाँ जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसको बड़ा सर्कमस्क्राइब करने की ज़रूरत है। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास मटेरियल, जो मैं बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन की, आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इट्स वेरी टफ फॉर योर माइंड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, और वो फिर याद करनी भी बड़ी टफ हो जाती है। आप कंसेप्ट को कितने अच्छे से ही समझ लो, बट जब आपने मेंस में जाके लिखना है तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, तो और वो आपको अच्छे से तब याद होंगी जब उन चीज़ों को आप लिमिट कर दोगे। तो इंटरव्यू में भी सेम ऐसा ही है कि आप मॉक दो, 3-4 मॉक दो, बट आप मल्टीपल, ये नहीं है कि हर जगह जहाँ जाया जा रहा है चले जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका आपके कॉन्फिडेंस पे भी डेंट हो सकता है, कहीं पे आपका अच्छा नहीं गया इंटरव्यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो। तो ये थी बेसिक तैयारी जो तीनों स्टेप्स की हो सकती है। और मैं ओवरऑल जर्नी से जो मैंने सीखा है अपार्ट फ्रॉम द बुक्स, वो मैं कहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट रहो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में आपको बहुत कुछ कहा जाता है कि होएगा नहीं होएगा। जैसे आई कम फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड, हरियाणा के गाँव से मैं आता हूँ, तो कि भाई आपकी तो कम्युनिकेशन स्किल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे इंटरव्यू में भी गया तो मेरा एक ठीक स्कोर लगा इंटरव्यू के हिसाब से, तो उसका मैं जो मेजर बोलूँगा वो एक कॉन्फिडेंस पे ही मेरा स्कोर मेरे को लगता है कि उन्होंने अच्छा स्कोर लगाया ऑनरेबल जस्टिस ने। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा इस पूरी जर्नी में, वो है सेल्फ एनालिसिस। आपको अपना एनालिसिस बड़ा ज़रूरी करना चाहिए। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, 300, 500, 700 स्टूडेंट्स आर देयर, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो सेम नोट्स हैं, सेम बुक्स पढ़ रहे हैं। एट द एंड सेलेक्ट उनमें से कोई 50 या 100 होंगे, तो वो आपकी हेल्प आपका सेल्फ एनालिसिस कर सकता है। सेल्फ एनालिसिस से यहाँ मेरा मतलब ये है कि अगर मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाता हूँ, मेरा लिखने का स्टाइल जल्दी है, तेज मैं लिखता हूँ, तो मेरे को इस पे फिर ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी राइटिंग अच्छी है तो मैं आपके कंसेप्चुअल पार्ट पे अपना ध्यान दे सकता हूँ। मैं बार बार लिख के क्यों देखूँ? जब मेरी राइटिंग अच्छी है, जब मैं अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों उसी चीज़ पे फिर अपना ज़्यादा टाइम डिवोट करूँ। एंड अदर कैन बी दैट, अगर फॉर एग्जांपल मेरा सीपीसी अच्छा है, मेरे को लग रहा है कि मेरा सीपीसी अच्छा है, तो कोई कितना ही बोल ले जाए कि भाई सीपीसी से ही सब कुछ पूछा जाएगा, सीपीसी ही सब कुछ आएगा, मेरे को पता है कि मेरे को आता है, तो मैं अपना टाइम किसी और सब्जेक्ट्स पे डिवोट करूँगा। तो इस वे में आप अपना बड़ा सेल्फ एनालिसिस हर सब्जेक्ट को लेके, हर प्रोसेस को लेके, तीनों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके अपना सेल्फ एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, और उससे आपकी बड़ी हेल्प होएगी, आपका बड़ा टाइम
कट जाएगा। तो ये बेसिक्स आइडिया था जो इस पेपर को आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विश कि आपको भी सबको सक्सेस मिले। थैंक यू।